डिस्कस करेंगे कोल्ड एब्सेस। ठीक है, तो कोल्ड एब्सेस की हम बात करें तो जैसे कि नेम सजेस्ट होता है, यानी कोल्ड का मतलब ये है कि यहाँ इन्फ्लामेशन के जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी ये नॉन रिएक्टिंग टाइप ऑफ द एब्सेस है। यानी कोल्ड एब्सेस की हम बात करें तो ये क्या है, नॉन रिएक्टिंग टाइप ऑफ द एब्सेस है। नॉन रिएक्टिंग टाइप ऑफ द, यानी अगर कोल्ड एब्सेस की हम बात करें तो इन्फ्लामेशन के बाकी फीचर्स एब्सेंट होंगे, एक फीचर प्रेजेंट होगा वो है स्वेलिंग का। स्वेलिंग भी क्लिनिकल फीचर है किसके लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। तो जब कोल्ड एब्सेस कह रहे हैं यानी नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ द एब्सेस है, यानी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि रिएक्टिव फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो रिएक्टिव फीचर क्या है, र्यूबर है, डॉलर है एंड कैलर है। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हॉटनेस और पेनफुल एब्सेस डेवलप नहीं होता पायोजेनिक एब्सेस की तरह, यानी ये जो फाइंडिंग होगी ब्राउनियन ड्यूरेशन, एडिमा और टेंडरनेस, ये कॉन्स्पिशियस है। ये जो बेसिकली फाइंडिंग होगी ये कॉन्स्पिशियस है कि एब्सेंट होंगे ऐसी कंडीशन में। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया, सेकेंडरी बैक्टीरियल पायमिक कोल्ड एब्सेस डेवलप हुआ है, और कोल्ड एब्सेस के जनरली डेवलप होता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। तो अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन अगर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो इन्फ्लामेशन के फीचर्स है वो भी डेवलप हो सकते हैं। तो अगर प्योरली कोल्ड एब्सेस है तो वहाँ कोई भी इन्फ्लामेटरी फीचर्स डेवलप नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग टाइप ऑफ द एब्सेस होगा। पर अगर कोल्ड एब्सेस इन्फेक्टेड हो जाए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए ऐसे बैक्टीरिया से जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से, तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ इन्फ्लामेशन के फीचर डेवलप हो सकता है, यानी इन्फ्लामेशन की जो बाकी फाइंडिंग होगी वो एसोसिएट हो सकती है। तो बेसिकली अगर कोल्ड एब्सेस इनिशियली कोल्ड एब्सेस है, बाद में उसमें इन्फ्लामेटरी फीचर्स डेवलप हो रहा है, तो ये सजेस्ट कर रहा है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन का। ठीक है, तो अगर बात करें कि कोल्ड एब्सेस क्यों डेवलप होता है, तो कोल्ड एब्सेस डेवलप होने के पीछे रीजन है, जैसे हमने शुरू में बताया, कोल्ड एब्सेस बेसिकली ये रिजल्ट करता है किसके वजह से, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। कोल्ड एब्सेस फॉर्म होना ये सिक्वल है, किसका सिक्वल है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का सिक्वल है। यानी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी। अब लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट होगा, वो अगर लिम्फ नोड कैजिएट हो जाएगा, कैजिएट होने की कंडीशन में कैजिएशन, कैजेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस डेवलप होगा। इस कैजिएशन के नतीजे में कोल्ड एब्सेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में कोल्ड एब्सेस फॉर्म होता है। उसके पीछे मैकेनिज्म यही है कि लिम्फेडिनोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में। अगर वो लिम्फ नोड के अंदर कैजिएटिंग टाइप ऑफ द नेक्रोसिस डेवलप हो रही है और फॉलोड बाई अगर उसके अंदर लिक्विफेक्शन हो रहा है, तो लिक्विफेक्शन के नतीजे में वहाँ पे एक एब्सेस लाइक स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस क्यों बोलेंगे, यहाँ नॉन रिएक्टिंग टाइप ऑफ द एब्सेस डेवलप हो रहा है या इन्फ्लामेशन के फीचर्स नहीं मिलेगा, इसी वजह से इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे कोल्ड एब्सेस। अगर कॉमनेस्ट साइट की बात करें, यानी कोल्ड एब्सेस कहाँ डेवलप होता है, तो कॉमनेस्ट साइट है नेक एंड एक्जिला। ये कॉमनेस्ट साइट है। नेक एंड एक्जिला क्यों है, नेक एंड एक्जिला ये कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पे लिम्फ नोड एक्सटर्नली प्रेजेंट है, लिम्फ नोड की प्रेजेंट की वजह से। तो यहाँ कोल्ड एब्सेस डेवलप हो रहा है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से, तो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में लिम्फेडिनोपैथी होगी और लिम्फ नोड जो प्रेजेंट है वो इस स्ट्रक्चर पे, यानी नेक हो या एक्जिला हो, यहाँ मोस्ट प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के नतीजे में इस एरियाज़ के लिम्फ नोड होंगे इनलार्ज होते हैं। तो इन्हीं लिम्फ नोड के अंदर कैजिएशन होगा और कैजिएशन होने के नतीजे में एब्सेस फॉर्म होगा। तो कॉमनेस्ट साइट तो बेसिकली ये है। इसके अलावा अदर साइट के अंदर लिम्फ नोड अगर इनलार्जमेंट हो रहा है तो वहाँ भी कैजिएशन हो सकता है और उस कैजिएशन के नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर एग्जामिन कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर जहाँ लिम्फेडिनोपैथी है, तो ऐसी कंडीशन में जो लिम्फ नोड होगा वो ऑफन सॉफ्ट होता है और मेटेड होता है। तो जो फाइंडिंग है ख़ासतौर से जो सजेस्ट करेगा ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के लिए, लिम्फ नोड का सॉफ्ट होना, पाल्पेबल होना और मेटेड होना, ये बेसिकली फाइंडिंग है किसके लिए, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्वेलिंग है जो आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर जो मार्क्ड है, और ये स्वेलिंग बेसिकली क्या है, कोल्ड एब्सेस है। तो ये साइट है चेस्ट एरिया के अंदर, यानी यहाँ भी कोल्ड एब्सेस फॉर्म हो सकता है। तो चेस्ट एरिया के अंदर भी कोल्ड एब्सेस, यहाँ भी लिम्फ नोड प्रेजेंट है, लिम्फ नोड अगर कैजिएट होगा तो इसके नतीजे में भी कोल्ड एब्सेस फॉर्म हो सकता है। नेक रीजन के अंदर हो सकता है, एक्जिला है वहाँ हो सकता है, कई बार ग्रोइन एरिया के अंदर डेवलप होता है। तो जहाँ का लिम्फ नोड कैजिएट होगा उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। तो साइट हमने डिस्कस किया, कॉमनेस्ट साइट नेक एंड एक्जिला है। लॉइन के अंदर भी, लॉइन के अंदर ये हो सकता है, और ये क्यों होगा, अगर जो रिब्स हैं या स्पाइन है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कैरीज डेवलप हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ
ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो रहा है बोन्स के अंदर या स्पाइन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में लोअर एरिया के अंदर भी इन्फेक्शन के नतीजे में एब्सेस फॉर्म होगा। और एब्सेस अगर फॉर्म हो रहा है तो ये मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में लोअर एरिया, या अगर श्वास एब्सेस की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में इस तरह का एब्सेस क्या होता है, वो कोल्ड एब्सेस ही होता है। ठीक है, ऐसे ही साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर, साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर भी इन्फेक्शन किस वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस के नतीजे में होगा। और ऐसी कंडीशन में उस साइड पे भी कोल्ड एब्सेस फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा जो अदर साइट है अगर हम बात करें उसकी, तो अदर साइट में बैक ऑफ द चेस्ट वॉल है, यहाँ भी एब्सेस डेवलप हो सकता है। साइड ऑफ द चेस्ट वॉल है, वहाँ भी डेवलप हो सकता है। एंटीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट है, यहाँ भी एब्सेस फॉर्म हो सकता है, यानी कोल्ड टाइप ऑफ द एब्सेस डेवलप हो सकता है। लेटरल और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व है तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी इन्फेक्शन जो होगा खासतौर से कैसे रीच करेगा यहाँ, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन रीच करेगा, लेटरल या एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व होगा उसके थ्रू इन्फेक्शन रीच करेगा कहाँ, एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट के अंदर। ऐसे ही इंटरकोस्टल नर्व है, उसके थ्रू इन्फेक्शन असेंड कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही पोस्टीरियर मीडियास्टिनल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड है, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वो इन्फेक्शन रिजल्ट करेगा किसके अंदर, एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल के अंदर कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, कोल्ड एब्सेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, यानी जो इन्फेक्शन होगा वो मल्टीपल साइट को इन्वॉल्व कर सकता है और डिस्टेंस साइट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर डायग्नोसिस कंफर्म है तो ऐसी कंडीशन में हम कोल्ड एब्सेस की कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट होता एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम। एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम देंगे हम, इसमें इनिशियल स्टेज के अंदर कोल्ड एब्सेस को एस्पिरेट या आईएनडी नहीं करते। आईएनडी वैसे भी हम कोल्ड एब्सेस की कंडीशन में नहीं करते। फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट होता है, अगर डायग्नोसिस हो गई तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं हम। इसमें अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की हम बात करें तो दो फेज़ में इसको डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस फेज़ और इंटेंसिव फेज़। इंटेंसिव फेज़ में हम 4 ड्रग्स देते हैं। इंटेंसिव फेज़ का ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर उसके बावजूद कोल्ड एब्सेस रिजोल्व नहीं होता, ऐसी कंडीशन में हम एंटी ग्रेविटी एस्पिरेशन करते हैं। एंटी ग्रेविटी का मतलब ये है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम एस्पिरेशन करेंगे, जो एब्सेस फॉर्म हुआ है उसको एस्पिरेट कर लेंगे। क्लियर है, तो एंटी ग्रेविटी एस्पिरेशन करेंगे किसकी कंडीशन में, कोल्ड एब्सेस की कंडीशन में। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में जब भी हम कोई एब्सेस का पेशेंट आपके पास आता है तो आप पहले श्योर हो जाइए पायोजेनिक एब्सेस है, कोल्ड एब्सेस है या पायमिक एब्सेस है। ख़ास तौर से अगर कोल्ड एब्सेस है, आपने इंसिजन दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में हीलिंग नहीं होगी। हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आपने आईएनडी कर दी तो वो साइनस में रिजल्ट कर सकता है या फिस्टुला फॉर्मेशन में रिजल्ट कर सकता है। इसी वजह से अर्ली स्टेज के अंदर जो कोल्ड एब्सेस आपके पास कोल्ड एब्सेस का केस आता है तो उसको हम पहले डायग्नोस करने के बाद एटीटी शुरू करते हैं। एटीटी का जो कंटिन्यूअस फेज़ आने से पहले, यानी हम जो इनिशियल ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंटेंसिव फेज़ का ट्रीटमेंट होता है जो 4 ड्रग पे बेस्ट है, उसको हम शुरू करते हैं। उसके बाद अगर एब्सेस रिजोल्व हो गया तो हम जो कंटिन्यूअस फेज़ का ट्रीटमेंट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ एस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एस्पिरेशन जब हम करेंगे तो नॉन डिपेंडेंट पार्ट के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी एस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एस्पिरेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पस है वो बेसिकली एस्पिरेशन के नतीजे में इस सीरीज में जो देख रहे हैं वो क्या है, एस्पिरेटेड पस है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम करेंगे नॉन डिपेंडेंट पार्ट पे। नॉन डिपेंडेंट पार्ट पे क्यों करेंगे, अगर वहाँ से डिपेंडेंट पार्ट में जनरली जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था पायोजेनिक एब्सेस के केस में इंसिजन एंड ड्रेनेज हम कहाँ करते हैं, डिपेंडेंट पार्ट के अंदर और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट के अंदर, पर यहाँ नहीं करते। यहाँ क्यों नहीं करते, अगर आपने डिपेंडेंट पार्ट पे इंसिजन दे दिया या वहाँ से स्प्रेड करेगा तो जो इन्फेक्टेड कंटेंट होगा ड्रिबल करेगा और आसपास के जो क्यूटेनियस इन्फेक्शन वहाँ डेवलप हो सकता है। यानी बेसिकली वहाँ से कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग होगी इन्फेक्टेड एजेंट की और फाइनली वहाँ हीलिंग नहीं होगी तो साइनस फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। इसी वजह से नॉन डिपेंडेंट पार्ट पे हेल्दी मार्जिन से एस्पिरेशन करते हैं हम, यानी हेल्दी स्किन के थ्रू निडल को पास करेंगे और वहाँ से एस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, तो लोकल एब्सेस अगर परसिस्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड एक्सरसाइज करेंगे। सपोज करिए अगर लोकल इन्फेक्शन है कोल्ड एब्सेस के साथ साथ, ऐसी कंडीशन में ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ कॉशन रखने की ज़रूरत है ख़ास तौर से कि कोल्ड एब्सेस की कंडीशन में हम ड्रेनेज नहीं करेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को इन्वाइट करेगा और ऐसी कंडीशन में परसिस्टेंट साइनस डेवलप होगा। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।